ये है रमेश। फल बेचकर ही अपना गुजारा करता है। यही उसकी रोजी रोटी है और यही उसकी पहचान। रमेश का बड़ा भाई रघु उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। रघु अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है और रमेश से दूरी बनाए रखता है। मुझे रमेश बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन भर फल बेचता रहता है और नाम हमारा खराब करता है। ठीक ही तो है, ऐसे लोगों से दूरी ही अच्छी। ना नाम खराब होगा, ना जिंदगी में झंझट रहेगा। हाँ, सही कह रही हो। वो जैसा है वैसा ही रहने दो। हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना। बस यही बचा है। पूरा दिन खड़ा रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हे भगवान, ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल क्या होगा, यही सोचकर डर लग रहा है। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। कभी लगता है किस्मत ही मुझसे नाराज है। सुबह हो गई है, आज फिर मेहनत करनी है। भगवान, आज कुछ तो बिकवा देना। भैया, दाम कुछ ज्यादा बता रहे हो। सामने वाले से तो इससे सस्ता मिल रहा है। अगर कम कर दो तो ले लूं, वरना आगे देख लूंगा। साहब, दाम ज्यादा नहीं है। सुबह सुबह ताजे फल हैं, मेहनत से लाया हूं। थोड़ा सा तो समझिए, यही मेरी रोजी रोटी है। नहीं भाई, इतने में नहीं लूंगा, आज रहने दो। वो मुंह फेरकर आगे बढ़ गया। रमेश वहीं खड़ा रह गया और उसकी आंखों में साफ साफ निराशा थी। आज भी कोई नहीं लिया। मेहनत तो मैंने की, पर लगता है किस्मत फिर साथ नहीं दे रही। हे भगवान, बस थोड़ी मदद कर दो। जैसे ही रमेश अपनी टोकरी के पास खड़ा निराश था, उसका बड़ा भाई रघु अचानक वहां आ गया। रे रमेश, शर्म नहीं आती तुझे? पेड़ के नीचे खड़े होकर फल बेचता है और मेरा भाई कहलाता है। तेरी वजह से लोग हंसते हैं मुझ पर। दूर रहा कर मेरी जिंदगी से। भैया, आपने तो खेत वाली जमीन पर भी आने से मना कर दिया, वहां से भी निकाल दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? मेरे पास तो यही फल और ये मेहनत ही बची है। तो क्या करूं मैं? मेरी जमीन है, मेरा खेत है। तुझे वहां रहने या आने का कोई हक नहीं। जैसे चाहे वैसे जी, पर मेरी जिंदगी और मेरे नाम से दूर रह। तू गरीब था और भिखारी ही ठीक है। ऐसे ही सड़कों पर फल बेचता रहे। इतना कहकर रघु मुंह फेरकर चला गया। रमेश वहीं खड़ा रह गया, पेड़ के नीचे अपनी टोकरी के पास। रमेश चुपचाप खड़ा रहा। रघु की बेइज्जती के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। कुछ दिनों बाद रमेश की हालत और बिगड़ गई। अब तो कई दिनों से उसके फल बिल्कुल भी नहीं बिक रहे थे। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है। कई दिनों से फल भी नहीं बिक रहे। चाहे जैसे भी हो, अब मुझे भैया से ही मदद मांगनी पड़ेगी। मजबूरी ने रमेश को तोड़ दिया। आखिरकार उसने भाई से मदद मांगने का फैसला किया। भाई के घर पहुंचते ही रघु ने रमेश को बुरी तरह जलील किया। क्यों आया है यहाँ? मुझे पहले ही पता था, एक दिन भीख मांगने ही आएगा। ना यहाँ तेरा कोई हक है, ना इस घर में तेरी कोई जगह। जा, कहीं और अपना रोना रो। भैया, मैं भीख मांगने नहीं आया था, बस मजबूरी में आया हूँ। घर में कुछ नहीं बचा, भूख बहुत लग रही है। अगर थोड़ी सी मदद मिल जाती तो मैं जिंदगी भर एहसान मानता। इतना सुनते ही रघु की पत्नी गुस्से से भड़क उठी, ऊंची आवाज में बोलते हुए, यहाँ क्यों आ गए हो तुम? हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। खुद की जिंदगी संभाल नहीं सकते और चले आते हो मदद मांगने। जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। उनके शब्दों ने रमेश को अंदर तक तोड़ दिया। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। रमेश जब टूटे मन से अपने घर लौट रहा था तो उसके घर के बाहर उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो वहां एक पुरानी कुर्सी बेच रही थी। बेटा, ये मेरी आखिरी कुर्सी बची है। बहुत दिनों से बेच रही हूँ, कोई लेने वाला नहीं मिला। अगर हो सके तो इसे खरीद लो, भला हो जाए। अम्मा, मन तो बहुत है लेने का, पर हालात इजाजत नहीं देते। आज घर में एक पैसा भी नहीं बचा। माफ करना, मैं खरीद नहीं पाऊंगा।
अभी तो हालात ऐसे हैं कि खुद का पेट भरना मुश्किल हो गया है, इसलिए चाहकर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा। कोई बात नहीं बेटा, तू अभी एक कुर्सी ले ले, जब पैसे हो तब दे देना। इतनी धूप में मैं इस कुर्सी को लेकर और कहाँ भटकूं? ये मेरी आखिरी कुर्सी है, ले ले बेटा। अम्मा की ममता भरी बातों के सामने रमेश फिर मना नहीं कर पाया। ठीक है अम्मा, मैं ये कुर्सी ले लेता हूँ। आज नहीं तो कल मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया है। अम्मा कितनी मेहनत करती हैं, धूप में घूम घूम कर कुर्सी बेचती हैं और मुझसे अभी पैसे भी नहीं लिए। काश मैं जल्दी उनके पैसे लौटा पाऊं। इतना सोचते हुए रमेश धीरे से उस कुर्सी पर बैठ गया। आज तो लगता है भूखा ही दिन निकल जाएगा। घर में खाने को कुछ नहीं है और भैया ने भी कोई मदद नहीं की। काश कहीं से थोड़ा सा खाना मिल जाता। बहुत भूख लग रही है। जैसे ही रमेश ने ये शब्द कहे, अचानक उसके सामने खाने से भरी एक थाली आ गई। रमेश हैरान रह गया। ये सब क्या है? मेरी आंखों के सामने कैसे आ गया? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि ये हो क्या रहा है। क्या सच में मेरे लिए खाना आ गया है? मैं भूखा बैठा था और सामने थाली रखी है। ये कोई सपना तो नहीं? रमेश गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। कहीं मेरे बोलने से ही तो ये खाना नहीं आ गया? कहीं मेरे शब्दों में ही कोई जादू तो नहीं? एक बार और बोलकर देखता हूं, तभी सच पता चलेगा। अगर सच में मेरे बोलने से होता है तो जरा सा और खाना आ जाए, बस इतना ही। उसके इतना कहने पर कुछ भी नहीं हुआ। थक कर रमेश फिर से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बोलने से तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर ये खाना आया कहां से? अगर सच में ऐसा होता तो मैं खाने की जगह सोने के सिक्के ही मांग लेता, पर ऐसा थोड़ी ही होता है। इतना कहते ही अचानक सोने के सिक्के सामने आ गए। रमेश सन्न रह गया। अब उसे साफ समझ आ गया था, जादू उसी कुर्सी में ही है। एक गिलास पानी आ जाए और सच में पानी आ गया, मतलब मैं सही था। इस कुर्सी पर बैठकर जो भी मांगता हूं वही सामने आ जाता है। ये सच में जादुई कुर्सी है। रमेश अब समझ गया था कि वो अम्मा कोई मामूली नहीं थी। उसके बाद वो जादुई कुर्सी से सिर्फ अपनी जरूरत का सामान मंगाने लगा। जल्द ही रमेश की जिंदगी बदल गई। अब गांव में लोग रमेश की बातें करने लगे थे। अरे भैया, रमेश को क्या लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? इतना बदल गया है उसकी किस्मत। सच कह रहे हो, हमारा पूरा दूध का पैसा भी दे दिया, ऊपर से अगले महीने का एडवांस भी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। रमेश ने कुछ जरूरतमंदों को दुकान खोलने के लिए पैसे दिए। वो अब गरीबों की मदद करने लगा था। अगर इस जादुई कुर्सी से मैं दूसरों की जिंदगी आसान कर सकता हूं, तो मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं और लोगों की मदद के लिए भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। शायद इसी में इस कुर्सी का असली मतलब है। इधर रमेश लोगों की मदद करता रहा और उधर रघु तक भी रमेश के बारे में बातें पहुंचने लगी। कल तक जो मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ा रहता था, आज वही गांव का मसीहा बन रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। इतनी जल्दी किस्मत नहीं बदलती। अब सच पता लगाना ही पड़ेगा। रमेश के पास आखिर ऐसा क्या है? रहस्य अभी बाकी है। आगे की कहानी पार्ट 2 में।